हाँ जी, आगे हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पल्स। इससे पिछले जो है पोर्शन वो हमने पिछली वीडियो के अंदर स्टडी किया था। इम्पल्स जो है, इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स जो है वो ऐसी फ़ोर्स है जो कि बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए किसी भी बॉडी के ऊपर लगती है, ठीक है? अब ऐसी फ़ोर्स हो जाती है जैसे एक फुटबॉल को फुटबॉलर हिट करता है, तो वो फ़ोर्स जो है वो बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए जो है ना वो लगती है, जैसे ये दिखाया हुआ है। इसके अलावा अगर क्रिकेट बॉल है वो जब फेंकी जाती है, तो उसके ऊपर जो फ़ोर्स लग रही होती है, वो भी बहुत छोटे इंटरवल के लिए लगती है, लेकिन वो फ़ोर्स जो है, छोटा टाइम तो कम होता है, लेकिन फ़ोर्स की क्वांटिटी जो है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा होती है और शॉर्ट इंटरवल के अंदर जब लार्ज फ़ोर्स एक्ट करती है फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट, देन द प्रोडक्ट ऑफ फ़ोर्स एंड टाइम इज़ कॉल्ड इम्पल्स एंड इज़ इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है इम्पल्स के या एफ क्रॉस टी के। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एफ क्रॉस टी किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के। लेकिन पीछे वाले केस के अंदर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ सिर्फ चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर है या इम्पल्स के बराबर है और टाइम रेट ऑफ चेंज की बात अब आ जाती है ना, तो वो किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स के। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जो है किस तरह से हमने पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, इसकी जो यहाँ पर ये इक्वेशंस ड्राइव होती है ना एंड पे, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। तो आपके पास इस तरह से पीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि इनिशियली जो है ना वेलोसिटी v1 और v2 दोनों क्या है? जीरो, लेकिन उसके बाद जो v1 प्राइम और v2 प्राइम है ये एक दूसरे के इतने टाइम्स है, मतलब v1 प्राइम जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है और आप लोग इसका जो है ना फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करें, मतलब v2 बार 2 की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें और v1 की वैल्यू दी होती है, तो आप लोगों ने उसकी रेशियो वगैरह के अंदर आंसर देना होता है और बहुत सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल इस तरह के आ जाते हैं, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आइसोलेटेड एग्जांपल की आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि जब बॉडी किसी भी फोर्स के अंडर नहीं होती, क्योंकि देखिए ना हमने दो बॉडी को जैसे ये टकराना है, जब ये टकराएंगी, एक बॉल ये है एक बॉल ये है, जब आपस में ये टकराएंगी और टकराने के बाद मूव करेंगी, अगर यहाँ से बाहर से कोई भी फोर्स लगती है तो उसकी वेलोसिटी को तो चेंज कर देगा। आपको पता है कि जैसे ही फोर्स लगती है एक्सेलरेशन पैदा करती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जब ये लग जाती है तो हमने क्या करना है, इसका ये ध्यान रखना है कि सिस्टम आइसोलेटेड हो, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे कोई बॉल पड़ी हुई है और हवा चल रही है और हवा से वो बॉल मूव कर गई है, तो हम उसकी एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, कोलिजन एक्चुअल में डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, और यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पर है द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। सिस्टम का आइसोलेटेड होना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करने के लिए हमें एक चीज को नोटिस करना है कि मोमेंटम जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी की जब बात आ जाती है ना बेटा, तो फोर्स जो है ये देखें, जैसे एफ है और दूसरी फोर्स के बराबर माइनस एफ के, तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की डायरेक्शन जो है ना वो उलट हो जाती है। इसके अलावा ये जो मैंने आपको दोबारा मैं बता रही हूँ, हर वीडियो में आपको बार बार बताती हूँ कि जो साइड बॉक्स पे एग्जाम्पल वगैरह लिखी होती हैं, ये आप लोगों ने करनी है, इनको नहीं छोड़ना। ये जो हम सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हमारे पास एकदम से झटका लगता है या अचानक ब्रेक लगती है, तो हमारी जो रिएक्शन फोर्स के नतीजे में हम आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? बॉडी रुक जाती है, गाड़ी आगे तो हमारी बॉडी जो है ना वो मूव करती रहती है। तो क्या होता है कि सीट बेल्ट जो है ना हमें बचाता है आगे इंजरी होने से, आगे हमारा जो है सर ना टकराए या कोई भी और इस तरह का ना हो। और हेलमेट भी इसी तरह से काम करता है कि इसके ऊपर जो है कोलेजन का टाइम इंक्रीज कर देता है, और कोलेजन के टाइम इंक्रीज करने से जो भी इसके ऊपर जोर से जो चोट लगती है वो हेलमेट के अंदर ही खत्म हो जाती है और वो आगे हमारे सर तक नहीं पहुंचती। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलेजन क्या है, इलास्टिक कोलेजन कौन सी होती है और उसकी एग्जांपल कौन सी है, और इन इलास्टिक कोलेजन कौन सी होती है? अच्छा, दोनों केसेस में मोमेंटम जो है ना वो कंजर्व रहता है, सिर्फ एक चीज चेंज होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज द इलास्टिक कोलेजन इन वन डायमेंशन। ये पूरी डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी ये जो एंड वाला 3.17 और 3.18 इक्वेशन आप लोगों ने अच्छे से करनी है। जब बॉडीज एक दूसरे से टकरा कर मूव करती हैं, तो ये आगे इसके चार केसेस हैं, चार केसेस भी आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। लेकिन आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब दो बॉडीज m1 और m2 सेम मैस की हों और सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हों, तो पहले वाले की जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब बाद टकराने के बाद
बाल M1 M2 की वेलोसिटी मतलब उनकी वेलोसिटीज जो है ना वो इंटरचेंज हो जाती हैं, तो ये पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो खैर सारी एफएससी है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। इसको आपने अच्छे से बस रीड आउट करना है और इसकी आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। इसको बहुत ज्यादा जो है ना वो डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्स, इसको भी आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। अब इसके अंदर क्या है, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस, और एक्सप्लोसिव फोर्सेस के अंदर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है। और हाँ जी, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्स के अंदर जो है ना आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसको भी बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंड पे ये जो इक्वेशन दी हुई है ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट इज द रॉकेट प्रोपल्जन। रॉकेट प्रोपल्जन जो है, रॉकेट किस तरह से वर्क करता है, इसका कितने परसेंट मैस जो है, ये बहुत जो है ना पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पीड कौन सी होती है, स्टेडी स्पीड होती है या फास्ट स्पीड होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इंजन इंजन एट विच देयर रेयर द इग्निटेड, ये सारी जो लाइन है ना इसकी, ये द रॉकेट गेन्स मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गैस, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे मूव करता है। पूरा रॉकेट जो है ना वो फ्यूल के साथ भर दिया जाता है और उसके ऊपर एंड पे टिप पर जो है ना वो कैमरा वगैरह फिट कर दिया जाता है, जो कि रिकॉर्ड करता है, या सेटेलाइट वगैरह। ठीक हो गया। तो हमारे अंदर हमारे पास जो है ना इसके सारे अंदर सारा फ्यूल होता है, और नीचे से ज़रा सा जो है ना वो शोला दे दिया जाता है। जैसे जैसे फ्यूल बर्न करना शुरू करता है, नीचे से जो है ना वो गैसेस निकलती रहती हैं। जैसे जैसे गैसेस निकलती रहती हैं, रॉकेट को आगे की तरफ पुश मिलती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक, और ये आगे स्टेडी स्पीड के साथ मूव करता जाता है। स्टेडी स्पीड द रॉकेट गेट फास्टर एंड फास्टर ऑन लॉन्ग सो इंजन आर ऑपरेटिंग, जैसे जैसे वो बर्न करता है। रॉकेट मुश्तमिल किस पे होता है, इसकी जो है ना लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिक्सचर पर मुश्तमिल होता है। वर्क एट ग्रेट हाइट्स इवन वेरी लाइट और नो एयर प्रेजेंट, मतलब एयर की गैर मौजूदगी के अंदर भी ये जो है ना वर्क करता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको अंडरलाइन कर लें। ये पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, जैसे कंज्यूम्स अबाउट 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड। तो ये जो है ना वो फ्यूल एंड इजेक्ट द बर्न गैसेस, जो फ्यूल कंजम्पशन है रॉकेट की उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम पर सेकेंड। और इसका कितने पर मुश्तमिल होता है, 80%, और उसकी स्पीड कितनी होती है, 4,000 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा जो है ना दूर भेजने के लिए क्या किया जाता है, उनको लिंक कर दिया जाता है, और उसका एक्सलरेशन किसके बराबर होता है, और वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, जैसे कि जब रॉकेट स्टार्ट प्रोजेक्टाइल का स्टार्ट है, तो यहाँ पर किस तरह से ये डायग्राम बनाई हुई है, इसका कौन सा इसकी वेलोसिटी किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। हम इसका वेलोसिटी जो है ना इसका एक्स कंपोनेंट है, जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करता है तो इसका एक्स कंपोनेंट वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन वाई कंपोनेंट स्टार्ट में वेलोसिटी का जीरो होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करता रहता है। तो एक्सलरेशन जो है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कांस्टेंट होता है और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सलरेशन चेंज होता रहता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर फ्रिक्शन और ग्रेविटी मौजूद नहीं है तो ये इसका जो फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू वी एक्स टी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और क्या कांस्टेंट है इसके अंदर, वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है, यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा दो डायरेक्शन में होती है, दो टू डायमेंशनल मोशन है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी। वाई इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल है, ये भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार करनी है। अगेन मैं बता रही हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया, ये इनर्शिया की वजह से भी मूव करती है प्रोजेक्टाइल मोशन जो है। ठीक है, उसके बाद इसके एक्स कंपोनेंट का भी आपको पता होना चाहिए, वाई कंपोनेंट भी, एक्स कंपोनेंट अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन, और दोनों सेम रहते हैं, फाइनल भी और इनिशियल भी। लेकिन वी एफ वाई जो है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है ना एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर तो जीरो है, इनिशियली वी आई साइन थीटा, और उसके बाद ये जैसे जैसे ग्रेविटी कम हो रही है माइनस जी टी हो जाएगा, टाइम के साथ साथ
ग्रेविटी के साथ जो है ना वो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कम हो रहा है, और किसके साथ कम हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। और ये है वी एफ उसका फार्मूला, और ये इसका जो है ना एंगल लेने का फार्मूला है। उसके बाद हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। हाइट मैक्सिमम किस एंगल पे होती है, मिनिमम कब होती है, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरह से है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी बता देती हूँ। ये है टाइम जो है मैक्सिमम हाइट पर जाने का जो टाइम है वो किसके बराबर होता है, हाफ, मतलब टाइम के हाफ के बराबर होता है। इसको यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, तो ये है जब बॉडी स्टार्ट लेती है प्रोजेक्टाइल की और इस तरह से वापस जाके, एक सेकंड में आप लोगों को ये ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखें, ये है हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल, और बॉडी यहाँ से स्टार्ट लेकर वापस इधर आ रही है। तो जितना वो टाइम ले रही है वो किसके बराबर है, टाइम ऑफ फ्लाइट के। मतलब यहाँ से लेकर इधर जाकर और इधर आकर वापस कितना टाइम ले रही है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। लेकिन अगर मैक्सिमम हाइट पे जा रही है बॉडी स्टार्ट से लेकर यहाँ तक, तो उसका टाइम कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा जी, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ गया। तो हमने क्या कर देना है, मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका फार्मूला चेंज, सॉरी 2 के साथ डिवाइड करेंगे, टाइम हाफ होगा तो वी आई साइन थीटा ओवर जी आ जाएगा। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, रेंज मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या है, फार्मूला है, और जो है किस एंगल पर होती है। इसके अलावा एक चीज और है कि हम जो एंगल इसके बाद थीटा के एंगल के बाद जितना मर्जी एंगल बढ़ा लें या कम कर लें, मैक्सिमम रेंज नहीं आती। तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल 45 है, उससे कम करेंगे तब भी रेंज कम होगी, और ज्यादा करेंगे तब भी रेंज मैक्सिमम से कम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल की डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। ये इनर्शिया की वजह से भी वर्क करते हैं, ग्रेविटी और इनर्शिया दोनों की वजह से वर्क करते हैं। इसको क्या कहते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। इसकी आपको डेफिनेशन और ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनको जो है ना किस तरह से गाइड किया जाता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसकी जो है यूजेस भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों ने रीड आउट करने हैं। बहुत ही आसान शॉर्ट क्वेश्चन है, सारे ही बुक के अंदर से हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा इसके न्यूमेरिकल आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका 3.4 न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, छोटा सा है। अच्छा, उसके अलावा इसका एक जो है ना, ये एंड पर डिफरेंट एंगल्स जो न्यूमेरिकल के अंदर एंगल दिए हुए हैं ना, जैसे कि 45 है, और ये आप लोगों को ना निकालने का तरीका आना चाहिए। ये प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड 3.13 3.14 ये दो न्यूमेरिकल हैं। एक पहले मैंने आपको 3 पॉइंट बताया है 4, और अब और उसके अलावा कौन सा न्यूमेरिकल है, 3.13 और 3.14 न्यूमेरिकल आप लोगों ने अच्छे से करना है। उसके अलावा आप लोगों के पास इल्मी में से भी बुक है, वर्क एंड एनर्जी, सॉरी सॉरी वर्क एंड एनर्जी नहीं है चैप्टर, जो हमारे पास मोशन एंड फोर्स है, इसका आप लोगों ने इसका आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है इसको भी एमसीक्यूज उसी तरह से करने हैं। इसके एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो है ना वो लिखे हुए हैं। तो ये आप लोगों ने सही से, अच्छा ये वाला न्यूमेरिकल जो है ना, सॉरी एमसीक्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। द यूनिट ऑफ एस, द एस आई यूनिट, अब देखें किलोमीटर पर मीटर मिनट, ये भी वेलोसिटी का यूनिट है। मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी वेलोसिटी का यूनिट है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है। और डायमेंशन हर एक की यहाँ पर पूछी गई है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बहुत अच्छे से पूछा गया। इसके अलावा पता है आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोग इससे पढ़ लेंगे ना, इससे पढ़ने के बाद आप लोगों ने एक नज़र देखना है इधर से, एक नज़र जो है आप लोगों ने इसको जो एमसीक्यूज आपको, हाँ जी, और इसके डिफरेंट एमसीक्यूज हैं। अगर कोई एमसीक्यू समझ नहीं आता तो काइंडली आप लोग जो है ना मुझे इसको नंबर मेंशन करके पूछ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने इल्मी को पढ़ना है, ये आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बुक मैंने चूँकि खुद भी पढ़ी थी और अभी तक जो है ना मुझे इस बुक से अच्छी
कोई बुक नहीं लगी, क्योंकि ये हर टॉपिक को हर तरह से कवर करता है। इसलिए आप लोगों ने इस अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को ऑन करने का मत भूलिएगा, ताकि आप लोग बर वक़्त सारी वीडियोज़ हासिल कर सकें और अपनी तैयारी जो है ना अच्छे से कर सकें। एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। अल्लाह हाफ़िज़।